Okay, Bismillah Rahman Rahim. The remaining one was this: the government all over the world, governments यानी पूरी दुनिया में हुकूमतें कोशिश कर रही हैं, हैव बीन ट्राइंग, कोशिशें कर रही हैं कि ड्रग एडिक्शन को एलिमिनेट किया जाए, ख़त्म किया जाए फ्राम सोसाइटी, माशरे में से ख़त्म किया जाए. बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड. लेकिन अभी भी बहुत सारी कोशिशें दरकार हैं टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट, इसको मुकम्मल इसका सफाया करने के लिए. वाइप इट आउट आपने देखा होगा वाइपर से निकला है. आप जब सफाई करते हो ना तो उसमें वाइपर यूज़ करते हो पानी को साफ़ करने के लिए. अगर कोई पानी गिरा हो आप कहते हो वाइप इट आउट प्लीज़, वाइप इट अप, इसको साफ़ करो. तो ये इसका सफाया करने के लिए, यहाँ पे वाइप आउट का मतलब है इस बीमारी को साफ़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें क्या हुकूमतें क्या कोशिश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं. दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स ऑफ द ड्रग्स दैट ड्रग्स पोज. ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब लोगों को पता चल जाए, वो अवेयर हो जाएं हद से ज़्यादा, कि उनको पता चल जाए कि जो ड्रग्स हैं, जो नशे हैं, वो कितना बड़ा ख़तरा है हमारे लिए. दे शुड वाओ फर्मली टू लिव अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ. जब उन्हें ये पता चलेगा तब वो अहद करेंगे, पक्का अहद करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो हेल्दी गुजारें, यानी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें. और मीनिंगफुल का मतलब होता है जिसका कोई मकसद होता है ज़िंदगी का, बामानी ज़िंदगी गुजारना. अच्छा, कई लोग मीनिंगफुल लाइफ गुजारते हैं. आई विल टेल यू देयर आर फ्यू पीपल हु स्पेंड अ मीनिंगफुल लाइफ. व्हाट इज़ द मीनिंगफुल लाइफ? मीनिंगफुल लाइफ, जिस ज़िंदगी का कोई मकसद होता है वो मीनिंगफुल लाइफ होती है. जिस ज़िंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि मैंने बड़े होके इंसानियत की खिदमत करनी है, मैंने अल्लाह की इबादत के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करना है, अपनी फैमिली के लिए, अपनी यानी अपने अराउंड अबाउट जितने लोग रहते हैं मेरे उसमें नेबर्स में, मेरी कम्युनिटी में, मेरी कंट्री में, तो वो उस वक़्त मीनिंगफुल लाइफ गुजार सकता है. और दूसरी है वाओ. वाओ का मतलब है अहद करना, टू मेक अ प्रॉमिस, कि हम सबको अहद करना चाहिए, मेक का प्रॉमिस करना चाहिए कि हम जो है वो इस चीज़ को समझेंगे कि ये नशा जो है वो छोटा थ्रेट नहीं, ये बहुत बड़ा थ्रेट है. इसमें 3 तरह के नुकसान हैं. एक इकोनॉमिक लॉस है जो ना सिर्फ घर वालों का. अच्छा, आपको बताऊं, कई दफ़ा आप कहते हो मोहल्ले में ये बंदा है वो नशा करता है, हमारे घर में तो नहीं है. वो कई दफ़ा आएगा आपके घर में चोरी करके चला जाएगा, क्योंकि वो उसने अपना नशा हर सूरत में पूरा करना है. ये इकोनॉमिक लॉस फिर एक तरह से उस कम्युनिटी के अंदर भी हो गया. और दूसरा क्या है, सोशली वो उसको लॉस होता है कि उसके एक रिलेशन उसके ख़त्म हो जाते हैं लोगों के साथ. और थर्ड उसका लॉस क्या होता है, सोशल लॉस, इकोनॉमिक लॉस एंड हेल्थ के उसको प्रॉब्लम्स होते हैं. तो ये 3 तरह के लॉसेस होते हैं. अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ. तो इसलिए उनके आपने इसको सीरियस समझना है. नाउ नंबर 1 क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. ड्रग एडिक्शन के क्या असरात हैं, लॉन्ग टर्म, लंबे असरात क्या हैं यूज़ ऑफ ड्रग एडिक्शन. लंबे टाइम के लिए जब आप यूज़ करते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए, कॉजेज़ परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस. उससे परमानेंट लॉस हो जाता है, यानी मुस्तकिल तौर पे वो बेचारा बंदा जो है वो मेंटली और फिज़िकली सिक हो जाता है. व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ड्रग एडिक्शन, क्या इसके कॉजेज़ हैं. ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर. अब इसमें आप इसकी बजाय आप लिखें बैड पीर इन्फ्लुएंस, जो यहाँ पे आपने पढ़ा भी है. ये ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड एंड बैड पीर इन्फ्लुएंस. ये 2 फैक्टर ज़रूर लिखने हैं, क्योंकि एक तो आपकी कंपनी जो है वो मैटर करती है, आपके जो साथी हैं, पीर हैं, वो मैटर करते हैं. यहाँ पे पीर साहब नहीं हैं, ये पीर आपके साथी हैं जिनके साथ आप लाइफ गुजारते हो. ठीक है, तो ये पीर इन्फ्लुएंस और ट्रबल्ड बैकग्राउंड भी इसमें अंदर शामिल कर देना है. कि कैसे लिखना है, ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग बैड पीर इन्फ्लुएंस एंड दूसरा क्या, ट्रबल्ड हाउस डोमेस्टिक बैकग्राउंड. फिर है व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डू रिहैबिलिटेशन सेंटर्स प्ले टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन. क्या रोल प्ले कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए ये मराकज़. Rehabilitation centers play an important role in controlling drug addiction by providing the addicts. जो addicts हैं उनको क्या provide करते हैं, proper guidance and treatment. Counseling भी provide करते हैं. They counsel
काउंसल करते हैं. व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन, और काउंसलिंग का क्या रोल है? द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स इन रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्रग विक्टिम इज़ प्रॉपर काउंसलिंग. प्रॉपर काउंसलिंग करानी चाहिए. द सूनर इट इज़ डन द बेटर फॉर द विक्टिम, उतना ही बेहतर है विक्टिम के लिए. यानी वो जो बेचारा उसका शिकार हुआ हुआ है, विक्टिम किसको कहते हैं? विक्टिम शिकार को कहते हैं. अब ये क्यों शिकार है? क्या इसको शेर ने शिकार किया है? नहीं, ये बीमारी का शिकार है. किसका? ये ड्रग्स का शिकार है. ही इज़ द ड्रग्स एडिक्ट और ही इज़ अ विक्टिम ऑफ ड्रग्स. वाई डू फैमिलीज फील रिलक्टेंट, क्यों यानी करती हैं, रिलक्टेंट होती हैं कि दूसरों को ना पता चले, टू टेक द, यानी हेजिटेंट होती हैं टू टेक द ड्रग विक्टिम्स टू ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स. क्यों लेकर जाने में हिचकिचाहट महसूस करती हैं? बिकॉज ऑफ फियर बीइंग आउटकास्ट द फैमिलीज़ ऑफ द ड्रग विक्टिम्स, के वो कहीं उसमें से बाहर ना हो जाएं. फील रिलक्टेंट टू टेक देम टू ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, इसीलिए वो उसको लेके जाने में, यहाँ पे आप इसको आसान भी कर सकते हैं. द फैमिलीज़ फील रिलक्टेंट टू टेक द ड्रग विक्टिम्स टू ड्रग rehabilitation centers because they fear that they will be treated badly, and they feel it like people will come to know about them and they will talk about them in their absence. What are the responsibilities of the families to ensure complete recovery of such patients? तो क्या होना चाहिए? रिहेबिलिटेशन फैमिली को क्या इंश्योर करना चाहिए? क्या यकीन दहानी करानी चाहिए? इंश्योर का मतलब होता है यकीन दहानी करानी चाहिए, कंप्लीट रिकवरी हो जाए इन पेशेंट्स की. क्या करना चाहिए? डॉक्टर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स मस्ट कंटिन्यू, उन्हें जारी रखनी चाहिए. टू क्रिटिकली वॉच, उसको हर वक्त नज़र में रखें. एंड काउंसल द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट, के ताकि वो हर वक्त उसको आप समझाते बुझाते रहें एंड एडजस्टमेंट वो क्रिएट करें नई ज़िंदगी के साथ. व्हाट इज़ द, अब क्रिटिकली वॉच करने का क्या मतलब होता है? आप एक बच्चे को, जब छोटे बच्चे को वॉच कर रहे होते हैं तो आप उसको सिर्फ वॉच करते हैं, गिरे नहीं, बैठा रहे या ये उल्टा काम ना करे. एक होता है बहुत गौर से देखना, इसने ये हरकत की है तो क्यों की है, इसने आज खाना क्यों नहीं खाया, उसको क्रिटिकली वॉच करें. आज उसकी कैसी तबीयत है, आज वो खुश फील कर रहा है या नहीं, आज वो ड्रग्स की तरफ थोड़ा सा माइल है या नहीं माइल है. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स? क्या फैक्टर्स हैं? जेनेटिक जीन्स के अंदर होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर होता है. द एनवायरमेंट जो आपकी इर्द गिर्द की फैक्टर्स है ना, रेफर्स टू होम कंडीशंस, साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ द पर्सन, जो उस बंदे के नफसियाती प्रॉब्लम्स हैं. एंड द सोशल सर्कल इन विच द पर्सन लिव्स, या फिर जिस सोशल सर्कल में जिस जगह पे वो रहता है उन लोगों के साथ. द जेनेटिक फैक्टर्स रेफर्स टू मेटाबॉलिक, यानी उसको कोई इस तरह के प्रॉब्लम तो नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन है, और है स्ट्रक्चरल, कि स्ट्रक्चरल मीन के उसको कहीं उसकी बाजू नहीं है या वो ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुआ है. एंड न्यूरोकेमिकल मेल फंक्शन इन द ब्रेन, और इसी तरह उसके ब्रेन के अंदर एक न्यूरोकेमिकल फैक्टर होता है जिसकी वजह से आप लोग ये समझेंगे कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल दैट अ पर्सन इज़ inclined towards the drug addiction. There are many फैक्टर्स you have to critically watch कि उस बंदे के क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. तो नफसियाती में या जेनेटिक में नफसियाती प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं.